हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। इस वीडियो में हम रीजनल ट्रेड ब्लॉग्स देखेंगे दोस्तों। तो काफी कंट्रीज जो सिमिलर है, एक दूसरे से लेना देना है। एक दूसरे से लेना देना मल्टीपल तरीके से हो सकता है, या तो उनकी ट्रेड बहुत ज्यादा है, या उनकी ज्योग्राफिक लोकेशन आसपास है, या उनके हिस्टोरिकली रिश्ते अच्छे रहे हैं। वो पार्टनरशिप करते हैं कि हम ट्रेड जो है ना वो अपने लिए बेटर बनाएंगे। मींस टैरिफ्स हम कम करेंगे और एक दूसरे को हम ऐसा ट्रीट करेंगे जैसे सेम कंट्री की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। राइट, इसको रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स कहते हैं। जैसे एशियान के कंट्रीज, एशियान के अंदर 10 कंट्रीज आते हैं, साउथ ईस्ट एशिया के, सब पास पास हैं। सबके बीच में ट्रेड एग्रीमेंट साइंड है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काइंड ऑफ, कि हम जब ट्रेड करेंगे तो उस पे कोई भी टैरिफ, कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे। टैरिफ कस्टम ड्यूटी क्या होता है? जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री से तक कुछ भेजते हो, जैसे ए से बी तक कुछ भेजा, तो बी जो है वो कस्टम ड्यूटी लगा देता है कि 10%, 100% कस्टम ड्यूटी लगा दी ए के प्रोडक्ट्स पे, और वो प्रोडक्ट महंगे हो गए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में यही बोला जाता है कि 0% रहेगी ये ड्यूटी। और ये रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स यही अचीव करने की कोशिश करते हैं कि 0% ट्रेड ड्यूटी रहे, या कस्टम ड्यूटी। मल्टीपल नाम है, ट्रेड ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, टैरिफ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स हैव कम अप इन ऑर्डर टू एनकरेज ट्रेड बिटवीन कंट्रीज विद ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। तो ट्रेड प्रमोट करना, या तो वो काफी क्लोज है एक दूसरे से। ये सिमिलैरिटी एंड कॉम्प्लीमेंट्रीज इन ट्रेड आइटम्स, तो काफी आइटम्स में कुछ सिमिलैरिटी भी हो सकती है। ठीक है, आपको ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, तो हम दोनों एक दूसरे से पार्टनरशिप कर लेते हैं और फ्री ट्रेड रखते हैं। एंड टू कर्ब द रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, तो काफी डेवलपिंग कंट्रीज भी मिल मिला के साइन कर लेते हैं कि हम सबका इसमें फायदा होगा, डेवलप्ड कंट्रीज इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। टुडे 120 ट्रेड ब्लॉक्स जनरेट 52% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। तो 120 रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स हैं जो दुनिया की 52% ट्रेड चला रहे हैं। These trading blocks developed as a response to the failure of the global organizations to speed up intra-regional trade. इसको आप नोट्स में अच्छे से पढ़ेंगे, स्पेशली यूपीएससी के स्टूडेंट्स। ये ट्रेड ब्लॉक्स आखिर बने क्यों हैं? क्योंकि दोस्तों डब्ल्यूटीओ और उससे पहले जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गैट था ना, फिर वो डीटी डब्ल्यूटीओ बन गया था। ये दोस्तों ज्यादा सक्सेसफुल रहा नहीं है। ठीक है, काफी चीजें इस पे सक्सेस चल नहीं पाई और मामले जो है अटक जाते हैं आके, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा दुनिया भर के सारे कंट्रीज हैं, है ना। डेवलप्ड नेशंस भी हैं, डेवलपिंग नेशंस भी हैं। उन सबको कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत टफ है। डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं कि टैरिफ्स आप कम करिए सब चीजों पे, है ना। डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं ठीक है कर देंगे कम, लेकिन आप हमें कुछ फायदा भी तो दीजिए, आप हमें टेक्नोलॉजी शेयर करिए। डेवलप्ड कंट्रीज आज डेवलप्ड इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी उनके पास है, पहला रीजन। और दूसरा रीजन ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को कॉलोनीज की तरह ट्रीट करते थे, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, और उनको खूब एक्सप्लॉइट करा है, इसलिए वो डेवलप्ड बने हैं। राइट, तो अब डेवलपिंग कंट्रीज ये कहते हैं हमें भी तो डेवलप्ड होने का मौका दीजिए, तो हमें टेक्नोलॉजी शेयर करिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे 0% टैरिफ करना है, सोलर प्रोडक्ट्स पे 0% टैरिफ करना है, तो प्लीज एक काम करिए, आप हमसे टेक्नोलॉजी शेयर करिए जिससे हम भी वो टेक्नोलॉजी बना पाए। फिर हम ट्रेड करते हैं 0% पे, उन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे, उन सोलर प्रोडक्ट्स पे। ये कन्वर्जेशन चलती है जिसपे मामले फंसे रहते हैं। उनको कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना आसान नहीं है। काफी कंट्रीज अलग अलग, रशिया भी है देखो इसमें, कभी कभी रशिया, पेरू, साउथ ईस्ट एशिया का मतलब सॉरी साउथ अमेरिका का कंट्री हो गया, अफ्रीका की कंट्री, सबके अलग अलग डिमांड्स है, सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। तो मामले फंसे रहते हैं। इसलिए ये क्या सोचा कि चलो जो पास पास है, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, जैसे एशियान हो गया, है ना, हम सब ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं, और जिससे हम सबका तो एटलीस्ट फायदा रहे, भले ही दूसरों का फायदा ना हो। जो लोग लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं वो साथ आ जाते हैं। ठीक है, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये स्टेटमेंट, कि ये तो इसलिए ही बनाए क्योंकि डब्ल्यूटीओ और वर्ल्ड ट्रेड और वर्ल्ड के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुली काम नहीं कर पाए हैं अनफॉर्चुनेटली। दो these regional blocks remove trade tariffs within the member nations and encourage free trade, in the future it could get increasingly difficult for free trade to take place between डिफरेंट ट्रेडिंग ब्लॉक्स। तो दोस्तों टफ क्या हो जाता है ना, ट्रेडिंग ब्लॉक्स का जो नुकसान है, अब अगर और एशियान की कंट्रीज एक दूसरे से ट्रेड करते हैं, जैसे इंडोनेशिया या मलेशिया जो एशियान के पार्टनर्स है, वो एक दूसरे से ट्रेड करते हैं, तो बड़ा आसान है। सिंगापुर भी हो गया जैसे, और 10 कंट्री है टोटल, ठीक है।
लेकिन अगर एशियन और ईयू को पार्टनरशिप करनी है तो बड़ा टफ हो जाएगा। ईयू में भी बड़े कंट्रीज हैं, फ्रांस जर्मनी एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, चलेगा। लेकिन जब ईयू और एशियन करेंगे ट्रेड तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो दुनिया जो है वो रीजन्स में बढ़ गई है, और ये सही नहीं है। सही नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स बड़े पावरफुल हैं, कुछ कुछ पावरफुल नहीं है। जैसे इंडिया के ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं, वो अनफॉर्चुनेटली ज्यादा पावरफुल नहीं है। सार्क सक्सेसफुल नहीं रहा, बिम्स्टेक जो है वो भी ज्यादा सक्सेसफुल अभी तक तो नहीं है, आगे चल के कुछ हो तो हो, है ना। ब्रिक्स में भी कुछ ज्यादा अचीवमेंट तो है नहीं। ठीक है, इसमें भी कोई ज्यादा अचीवमेंट तो है नहीं, और ब्रिक्स की तो क्लैरिटी भी नहीं है कि वो है क्या। तो इंडिया का नुकसान, जनरली इंडिया जैसे कंट्री और काफी और कंट्रीज का नुकसान हो रहा है रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स में, क्योंकि एक दूसरे के बीच में ट्रेड बढ़ा देते हैं, लेकिन इनका बाकी कंट्रीज के साथ क्या एग्रीमेंट होगा ये क्लियर नहीं होता। साथ साथ आपको ये बता दूं कि ये सारे जो कंट्रीज हैं एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं, मींस एशियान में एशियान जो है वो एग्रीमेंट करेगा इंडिया के साथ, तो सारे के सारे एशियान की कंट्रीज वही फॉलो करेंगे। ठीक है, इंडोनेशिया भी वही फॉलो करेगा, फिर वही म्यांमार भी वही फॉलो करेगा, थाईलैंड भी वही फॉलो करेगा। ठीक है, तो एशियन के सारे कंट्रीज वही फॉलो करेंगे विद इंडिया। तो ऐसा चलता है। तो या तो सारे कंट्रीज करेंगे ट्रेड या कोई नहीं करेगा। हाँ, एक्सेप्शन फिर भी होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काफी एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार है, काफी एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया इंडोनेशिया इंडिया एंड अदर कंट्रीज है ना। तो ये रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स है, कुछ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं पॉपुलर, और जो कुछ यहाँ पे नहीं है वो मैं आपसे बोलूंगा, आप रिवाइज करेंगे। एशियान, जिसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके हेडक्वार्टर दोस्तों जकार्ता इंडोनेशिया है, पूछ सकते हैं। जकार्ता कैपिटल वही है इंडोनेशिया की, जो अब शिफ्ट हो रही है। ठीक है, डूब रही है ना कैपिटल। इसके मेंबर नेशन 10 हैं। ब्रूनी दरुसलम, ये पूरा नाम है एक कंट्री का, वैसे ब्रूनी कहते हैं इसे। कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। उस रीजन में दोस्तों एक कंट्री है पपुआ न्यू गिनी, और ऑस्ट्रेलिया कह सकते हो। उसके अलावा सारे जो कंट्रीज उस रीजन में सभी इसके पार्ट है। 1967 में ये बना था। कमोडिटीज जो जो एक्सचेंज होती है वो एग्रो प्रोडक्ट्स, रबर, पाम ऑयल, राइस, कोपरा, कॉफी, मिनरल्स, एनर्जी के लिए पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, ये सब होते हैं। अदर्स एरिया ऑफ कॉपरेशन क्या है? एक्सीलेटेड ग्रोथ, इकोनॉमिक एक्सीलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल डेवलपमेंट, पीस एंड रीजनल स्टेबिलिटी। ये आपको याद करना है दोस्तों। ठीक है, 12th स्टूडेंट्स को स्पेशली। सीआईएस, ये एशियन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीआईएस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेलारूस में है, मीन्स बेलारूस वहां पे आता है, यूरोप में आता है, एशिया में आता है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसके मेंबर नेशंस आपको मिक्स दिखेंगे। ठीक है, मिक्स मतलब एशिया और यूरोप में। आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, रशिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और यूक्रेन, उज्बेकिस्तान। सरप्राइजिंगली रशिया और यूक्रेन दोनों इसके मेंबर हैं। कमोडिटीज, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, कॉटन, फाइबर, एल्यूमिनियम, इंटीग्रेशन, कॉपरेशन ऑफ मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी, ये चीजें यहाँ पे होती है कमोडिटी और अदर एरिया ऑफ कॉपरेशन। ईयू काफी पॉपुलर है तो दोस्तों, यूरोपियन यूनियन, इसकी कैपिटल, इसका हेडक्वार्टर क्या है? ब्रुसल्स, बेल्जियम। बेल्जियम, ये लोगों को क्लियर नहीं होता। तो ब्रुसल्स, बेल्जियम इसकी वो है हेडक्वार्टर। देखते हैं कंट्रीज: ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, क्रोएशिया, साइप्रस, जेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, पोलैंड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, नीदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम। ये सब ईयू के मेंबर है। आप ये बताइए कि अब यूनाइटेड किंगडम क्या अभी भी ईयू का मेंबर है या नहीं है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, कुछ कुछ चीजें चेंज हो गई हैं, यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान देना कि सारे यूरोप की कंट्रीज इसके मेंबर नहीं है। ठीक है, सारे नहीं है। रशिया है या नहीं है, स्विट्जरलैंड है या नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है कि सारे यूरोप की कंट्रीज ईयू के मेंबर नहीं है। पहले दोस्तों ये यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल बनी थी, फिर 1992 में यूरोपियन यूनियन कहने लगा। तो ये बना जो है 1957 से ही शुरू होते हुए आया है। ठीक है, 1957 से। ठीक है, तो इनका एक्सचेंज कमोडिटीज कौन कौन से? एग्रो प्रोडक्ट, मिनरल, केमिकल, वुड, पेपर, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, क्लॉक्स, एंटीक्स, वर्क्स ऑफ आर्ट्स। सिंगल मार्केट विद सिंगल करेंसी, यूरो चलती है, यूरो करेंसी। ठीक है, इन सब कंट्रीज में। लेकिन यूनाइटेड किंगडम में पौंड ही चलता था, पाउंड सुना होगा। फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेटेड एसोसिएशन, यूरुग्वे, मॉन्टेवीडियो इसके हेडक्वार्टर है। कंट्रीज हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ही बता दिया। अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राजील, कोलंबो नहीं, इक्वेडर, मैक्सिको, पैराग्वे, पेरू, यूरुग्वे, वेनेजुला। जैसे आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका के नेशंस है। 1994 में बना था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसकी जगह जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है, वो मर्कोसर है। आप बताइए इसके कंट्रीज कौन कौन से हैं? मर्कोसर। ठीक है,
आपको एक और जो प्रिपेयर करना है वो RCEP है। एक और क्या है? TPP। एक और क्या है? बिम्स्टेक। सेम पॉइंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं ऐसे ही बिल्कुल। और एक और क्या है? ब्रिक्स। ये आप मेरे लिए प्रिपेयर करके कमेंट सेक्शन में लिखिए, पांचों के पांचों। ठीक है, पांचों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाफ्टा ठीक ठीक इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसको नहीं कहूंगा। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, 3 कंट्रीज है, बड़ा आसान है। यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, तीनों जो बने हैं, कुछ सक्सेसफुल ज्यादा रहा नहीं है। एग्रो प्रोडक्ट्स, मोटर व्हीकल्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स, कंप्यूटर, टेक्सटाइल, क्योंकि यूएसए का ज्यादा है और ज्यादा कुछ ये सक्सेसफुल रहा नहीं है। ओपेक, ओपेक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं दोस्तों। ओपेक की कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है छोटे मोटे एग्जाम्स में। इसकी कैपिटल जो है वो वियना, ऑस्ट्रेलिया। ये वो कंट्रीज है जो पेट्रोलियम के दाम कंट्रोल करते हैं। अल्जीरिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लिबिया, नाइजीरिया, कतार, सऊदी अरेबिया, यूएई, वेनेजुएला क्रूड पेट्रोलियम एक्सचेंज करते हैं और पेट्रोल के दाम भी यही सेट करते हैं। ओपेक इसलिए इंपॉर्टेंट है, आता रहता है न्यूज में। कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाइड पेट्रोलियम पॉलिसीज। साफ था, फेलियर है ये तो वैसे। साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये पूछा जा सकता है सिंस इंडिया इसका पार्ट है। तो आप यहाँ पे जो लिखे हैं नोट्स में, इसको पढ़ लेना, इसको पढ़ लेना, इसको ठीक है अच्छे से, बाकी भी पढ़ना लेकिन अच्छे से। और ये 5 जो मैंने बताया इसको भी पढ़ेंगे। साफ था। इसके बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो जैसे आप देख सकते हैं 4 5 6 7 कंट्रीज के मेंबर्स हैं। अफगानिस्तान को हटा दो तो सार्क के सारे नेशंस आ गए, है ना? सही कह रहा हूँ या नहीं? सार्क में कौन कौन से आते हैं? तो सार्क भी एक और हो गया जो आप प्रिपेयर करोगे मेरे लिए। सार्क, ठीक है। 6 आप मेरे लिए प्रिपेयर करके कमेंट सेक्शन में लिखिए। पूछने को तो मैं और पूछ सकता था लेकिन ये जरूरी है। जैन 2006 में हुआ था। सिंस पाकिस्तान इंडिया इसमें है तो ये फेलियर है। रिड्यूस टैरिफ और इंटर रीजनल ट्रेड, ज्यादा कुछ इसमें चला नहीं, दोनों लड़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये है मेन। आई होप आपको रीजनल ट्रेड और रीजनल ब्लॉक्स क्या होते हैं क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, मैं आंसर दे दूंगा। थैंक यू।